नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कुछ इसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ और कंटेंट जो है इसके अंदर जोड़ा गया है, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आपके अलग से मेंशन किया गया है कि ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना बनता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसका क्या समझेंगे, बेसिक समझेंगे, और क्या जो है इस टॉपिक की थीम रहने वाली है उसके बारे में समझेंगे। और क्लास के एंड तक जाते जाते आप अपना एक प्रश्न जो है एग्जाम में आने वाला वो बिल्कुल पक्का करके जाएंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं होती है, बस आपको 3 लाइनें याद करनी है और आपका यहाँ पर एक प्रश्न जो है बन जाता है। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक्स वाई की जो टर्म्स होती है उनकी वैल्यू निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे, और साथ ही साथ में जो इक्वेशन की प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो नाम क्या है अपना, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण। सबसे पहली बात, इसका मतलब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण, ठीक है, उसके बाद में द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण या फिर बहुपद, ठीक है, उसके बाद में देखो त्रिघात पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, एक्स की क्यूब चलती थी, मैक्सिमम पावर कितनी होती थी, क्यूब होती थी। इसमें क्या होती थी, मैक्सिमम पावर जो होती थी वो स्क्वायर होती थी। अब इसमें क्या होती है, मैक्सिमम पावर अपने कितनी होती है, 1 होती है। मतलब रैखिक समीकरण है, इसका मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो अपने क्या रहने वाली, 1 होने वाली। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण है, इसका मतलब 1 पावर वाली, 1 डिग्री वाली इक्वेशन या फिर समीकरण जो है अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अब ये समझो कि दो चर क्या है, मतलब दो चर का मतलब क्या होगा। देखो चर का मतलब होता है एक्स वाई वाली टर्म होती है। ठीक है, एक्स वाई वाली टर्म होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा कवरेज कर चुके हैं कि चर का मतलब क्या होता है। अब देखो अगर किसी समीकरण में जैसे x+1 या फिर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो देखो चर कितने हैं, चरों की संख्या इसमें क्या है, चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या अपनी 1 है। लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि इसमें चरों की संख्या कितनी है, इसमें चरों की संख्या अपने है 1। ठीक है, अब मैं उसकी जगह यूं लिख दूं कि x+y+5, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, दो चर है, दो चर है। ठीक है, दो, ठीक है, दो चर है इसके अंदर, दो चर। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, दो चर मतलब कि अननोन वैल्यू कितनी होगी, दो अननोन वैल्यू होगी, मतलब एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, या फिर कोई भी दो अननोन वैल्यू जो है अपने यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ में रैखिक समीकरण शब्द और लिखा हुआ है, तो उसकी शर्त क्या होगी कि ये जो समीकरण होगी वो 1 डिग्री के अंदर होगी, मतलब रैखिक समीकरण होगी, मतलब कि पावर जो मैक्सिमम होगी वो 1 से ज्यादा हमारी नहीं जाएगी। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का मतलब हम समझ चुके हैं कि दो चर वाली रैखिक सरण, दो चरों में रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो अननोन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो अपनी क्या होगी, 1 डिग्री होगी। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी जो मानक समीकरण होती है उसकी मानक समीकरण क्या होती है। देखो मानक समीकरण का मतलब क्या होता है कि किस फॉर्मूले के ऊपर ये काम करेगी। ठीक है, किस फॉर्मूले के ऊपर काम करेगी। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की ये क्या होती है, समीकरण होती है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ए क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स का गुणांक है, बी जो है अपना वाई का गुणांक है, वाई का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक अपना क्या है, ए है। तो देखो इक्वेशन कैसी कैसी हो सकती है, किस टाइप की हो सकती है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे 2x+3y+5 = 0, 7y+8x+11 = 0, 11x+11y
प्लस 11 इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं 11x प्लस 11y इक्वल टू -11। तो देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। देखो ये क्या है, x की एक पावर है, y की एक पावर है, ठीक है, और साथ ही साथ में दो वेरिएबल, इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल और साथ ही साथ में ये क्या है, रेखिक समीकरण है। इसका मतलब ये जो मानक समीकरण का रूप है ये देखो पालन कर रही है। देखो x की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, साथ ही साथ में x का कोफिशिएंट, ये देखो यहाँ पर अपना a क्या है, यहाँ पर अपना a है 2, ठीक है। अब देखो y की जो कोफिशिएंट है वो है अपना b, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट b, ठीक है, मतलब कि b का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर देखो c की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो c की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखो अभी इस इक्वेशन के अंदर देखो जो a है अपना, वो a कितना होगा, अपने को a निकालना है। a होता है x का कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक जो होता है वो अपना a होता है। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। y का गुणांक कितना है, तो b अपना कितना हो जाएगा 7, और c अपना क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर है अपना 11x, ठीक है, तो x का गुणांक अपना होता है a, तो 11 हो जाएगा। y का गुणांक अपना क्या होता है, b होता है, ये भी 11 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अपनी क्या होती है, c होती है, तो ये भी 11 हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो, देखो अपना जो रेखिक समीकरण है वो इक्वल टू में हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू में 0 नहीं है, तो हमें 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो 11x वैसा का वैसा, 11y वैसा का वैसा, ये माइनस का 11 इधर आएगा तो प्लस का 11 इक्वल टू 0। अभी ये हमारी क्या बन गई, ये रेखिक समीकरण हमारी बन चुकी है। तो देखो a कितना हो जाएगा अपना, x का कोफिशिएंट 11, b अपना क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट जो कि 11, और c अपना क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारी क्या हो जाएगी 11। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये समझना है कि मानक समीकरण क्या होती है, ठीक है। ये पेपर में अपने ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से मानक समीकरण नहीं है, या फिर निम्न में से कौन से मानक समीकरण है। तो ये अपने को याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपनी क्या होती है, रेखिक समीकरण की दो घातों में, दो चरों में रेखिक समीकरण होती है, उसकी ये क्या है, अपने मानक समीकरण है। तो ये अपने को याद करना है कि मानक समीकरण किसमें है, दो चरों के रेखिक समीकरण, दो चरों की रेखिक समीकरण, ठीक है, ये है अपनी मानक समीकरण, ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और क्रिएटिविटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने ये सीख लिया कि इसमें समीकरण दी जाएगी x और y के अंदर, और जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। लेकिन अब हमें क्या सीखना है कि x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी तरीका है इसको सीखने का। ये क्लास 8th का टॉपिक है, ठीक है, 8वीं क्लास की किताब के अंदर ये अपने एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, मतलब 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखो चरों के मान ज्ञात करना, अब देखो चरों के मान ज्ञात करना, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। चरों के मान मतलब चर क्या होते हैं, एक्स वाई वाली वैल्यू होती है, तो अपने क्या सीखेंगे यहाँ पर, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं वो अपने तरीका सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात, जितने अननोन वैल्यू है अपने पास में उतनी ही इक्वेशन होनी जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूं कि x प्लस 5 इक्वल टू 2 दिया गया है, कितने अननोन वैल्यू है यहाँ पर, अननोन वैल्यू है x, ठीक है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक अननोन वैल्यू है, तो अपने को एक ही इक्वेशन की जरूरी, एक ही इक्वेशन जो है अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 माइनस 5, तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। मतलब एक समीकरण थी और एक अपना क्या था, अननोन वैल्यू थी, मतलब कि एक अज्ञात वैल्यू अपने पास में थी, तो एक इक्वेशन से निकल गई। अब यहाँ पर अपने क्या बनता है, यहाँ पर अपनी दो चरों में रेखिक समीकरण है, ठीक है, दो चरों में रेखिक समीकरण। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे दिया, 10 दे दिया, मतलब 10 दे दिया।
अब यहाँ पर मैं अगर आपको बोल दूं कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो हम मान नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि अननोन वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 अननोन वैल्यू है तो अपने को 2 ही समीकरणों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितनी अननोन वैल्यू है अपने को उतनी ही समीकरणों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10 इक्वल टू 200 मैं यहाँ पर लिख दूं। ठीक है, अभी मैं कह दूं आपको कि ये आपका क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन था और ये आपका नया क्वेश्चन है। अगर ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि इस समीकरण के मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि मान नहीं ज्ञात किए जा सकते, क्योंकि 3 अननोन है। यहाँ पर अननोन वैल्यू कितनी है? देखो अज्ञात राशियां कितनी है? 3 है। देखो एक्स वाई जेड, ये 3 अज्ञात राशियां। जितनी अज्ञात राशियां उतनी ही हमें समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उतनी ही समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 5। सेकेंड 5x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 7। ठीक है, अब वो वैल्यू दे देंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपने को 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 दे देंगे। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा अपना? देखो 3 वेरिएबल है, मतलब 3 अज्ञात राशियां, तो 3 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपने पास 2 ही समीकरण है, इसका मतलब अपना ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन 2 समीकरणों से हम x और y और z तीनों की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक अपने समझने वाली एक ही चीज है कि जितने अज्ञात राशियां हैं उतनी ही समीकरण अपने पास में होने जरूरी है। ठीक है, एक लाइन ये याद करने वाली हमारी हो चुकी है। अब देखो, अब मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मान ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 12 आपको दिया गया है, और यहां पर लिख दिया कि x व y के मान ज्ञात करो। क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करो। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितने वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है, 2 अननोन वैल्यू। देखो x और y और 2 ही हमारे पास में समीकरण है, इसका मतलब मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं, वो चीज हम सीखते हैं। देखो देखो यहाँ पर ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। अपना एक ही पर्पज रहेगा, या तो समीकरण को जोड़ दो या समीकरण को घटा दो, लेकिन दोनों में से एक वैल्यू को हमें कट करवाना है। मतलब एक वैल्यू को अपने कट करवाना है। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, या तो x को हम हटा दें या फिर y को हटा दें। अब y को हटाने का या x को हटाने का देखो क्या तरीका है। ये दोनों समीकरणें हैं, इन दोनों समीकरण को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो देखो x और x कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये है प्लस का y, ये है माइनस का y, तो घट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, घट के ये हो जाएगा 0। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर सभी को जोड़ा तो 6 और 12 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 और 6 18। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 18 बटा में 2, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये आ गई अपनी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू अपने ने यहाँ पर निकाली। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो कोई भी समीकरण के अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी। लेट सपोज मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब x की वैल्यू 9 है, यहाँ पर 9 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 और ये 9 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया इसको। देखो जब भी एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो हमेशा ही हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं। घटाव किसका? डिजिट्स का घटाव। जैसे 9 में से गया 6, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसी संख्या का निशान लगता है। संख्या कौन सी बड़ी है?
9 संख्या बड़ी है और ये है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा। तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली 9 और -3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमने। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x + y = 10, 2, उसके बाद में यहाँ पर x, यहाँ पर हमारा है y = यहाँ पर है अपना 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन जैसे हमको दे दी, देखो अपना एक ही टारगेट है कि अपने को किसी एक को कटवाना है। ठीक है, किसी एक को यहाँ पर घटवाना है या फिर संख्या कटवानी है, या तो x को हटा दो या फिर y को हटा दो। लेकिन इजी हमारे लिए देखो क्या है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो 2 और 1 3x, ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा। उसके बाद में देखो 10 और 8 18, तो x बराबर 18/3, तो कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब देखो ये x की वैल्यू तो अपनी निकल गई, लेकिन अब अपने y की वैल्यू भी निकालनी है। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, किसी में भी हम क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 2x + y = 10। ठीक है, अब x की वैल्यू रख दो, देखो x की जगह x 6 + y = 10, देखो 6 दूनी 12 + y = 10, तो y बराबर 10 - 12। अब देखो यहाँ पर 10 - 12, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की और एक संख्या अपनी क्या है, माइनस की है। तो अपने क्या करते हैं, डिजिट्स को हमेशा ही घटाते हैं। तो 12 में से 10 गए 2। अब निशान उस संख्या का जो संख्या अपनी बड़ी है, तो संख्या जो बड़ी है वो अपनी है 12, 12 है माइनस की, तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके थोड़े से एक एडवांस वर्जन पर चलते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको इजी दिखाई दे रहा है उतना इजी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक वर्जन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। x + y = 12। ठीक है, उसके बाद में देखो x - 3y = यहाँ पर अपना फिर से 12 दिया गया है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो अब अपने को क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, देखो पिछले सवाल में अपना क्या था कि जैसे ही हम इक्वेशन जोड़ते थे तो एक कट जाता था, लेकिन इसमें तो अपना कुछ भी नहीं कट रहा। यहाँ पर x का जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, लेकिन और यहाँ पर प्लस का y और -3y। तो देखो अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 2y हो जाएगा। 2y देखो कैसे हुआ, ये है -3 और ये है +1। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट सॉल्व करना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना होता था, एक संख्या को कटवाना होता था। अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या नहीं कट रही है, तो जोड़ने के अलावा एक माइनस करने का भी तो अपने पास में ऑप्शन होता है, माइनस भी इक्वेशन को कर सकते हैं। तो देखो अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, अब देखो माइनस करते हैं, अगर माइनस करेंगे तो ये संख्या अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हम घटा देंगे। और किसी भी इक्वेशन को घटाते हैं तो उनके निशान हो जाते हैं चेंज, ये है प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये है प्लस का ये हो जाएगा प्लस का, देखो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये है प्लस का ये हो जाएगा अपना माइनस का निशान। अब जैसे ही मैंने निशान चेंज किए, अब ये x जो है माइनस का हो चुका है, ये 3y अपनी प्लस का 3y हो चुका है, ये प्लस की जगह माइनस का 15 अपना हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये है प्लस का x, ये है माइनस का x, घट गया, घट गया ना, ये एक संख्या अपने को कटवानी थी, ये संख्या अपनी कट चुकी है। अब देखो ये है 3y और ये है y, तो कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि अब ये प्लस का हो चुका है। उसके बाद में देखो ये है 12, ठीक है, ये है प्लस का 12 और ये है अपना माइनस का 15, माइनस का अपना क्या है 15 है, 15 की जगह इसको कर लेते हैं हम 16। ठीक है, ये अपना क्या है 16। तो देखो 12 और यहाँ पर अपना क्या है माइनस का 16। तो जो संख्या प्लस और माइनस दोनों साथ में आती है तो अपने को डिजिट्स हमेशा ही घटाने होते हैं। तो 16 और 12 में घटाएंगे तो बचेगा 4, और निशान उस संख्या का जो संख्या बड़ी है, देखो ये संख्या अपनी क्या है बड़ी है, डिजिट वाइज अगर हम देखें तो ये संख्या बड़ी है, इसका निशान माइनस का, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -4। तो अब y बराबर देखो क्या हो जाएगा,
माइनस का 4 बटा में 4, तो 4 से 4 गया और यहाँ पर है माइनस, तो y इक्वल टू माइनस का 1। y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, -1 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अपने को यहाँ पर x की वैल्यू भी साथ ही साथ में ज्ञात करनी है। x की वैल्यू जो है अपने को ज्ञात करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये वाली इक्वेशन के अंदर मैं रख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। x की वैल्यू अपने को निकालनी है, y की वैल्यू अपनी क्या है, -1 इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू देखो ये 12 है यहाँ पर, और ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 जो है अपनी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं। पहला, जब हम इक्वेशन को जोड़ देते थे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब इक्वेशन को जोड़ना है, कब इक्वेशन को घटाना है। देखो अपना पर्पज है एक संख्या को कटवाना, एक वेरिएबल को अपने को यहाँ पर कटवाना है। तो अब ये दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा कि प्लस करने पर एक वेरिएबल कट सकता है या माइनस करने पर अपना जो वेरिएबल है वो कट सकता है, ये अपने को डिसाइड करना है। देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक प्लस का था और एक माइनस का था। अपने को पता था अगर इक्वेशन जोड़ दूंगा तो ये जो है आपस में y जो है कट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तो अपने को पता चला कि यहाँ पर जोड़ने से अपना काम नहीं हो रहा है, तो क्या कर दूं, संख्या को घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का एक संख्या अपनी कट जाएगी, तो अपना डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देखो। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब जैसे ये वाला अपने को दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हैं तो 3 और 3 6x हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये अपना -1 हो जाएगा। लेकिन इससे अपना कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इससे अपना सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। कैसे पूरा नहीं हो रहा, अपने को एक जो वेरिएबल है उसको कटवाना होता है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल जो है वो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो अपने जोड़कर इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अपने इसको जोड़कर नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखो अब जोड़ने की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, देखो ये 3x से अगर मैं घटाऊंगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का अपना प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x तो आपस में घट जाएगा, और ये प्लस का y है और ये माइनस का 2y है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 8 है और वो प्लस का 7 है, तो देखो घट जाएंगे। ये देखो ये है 2 में से 1 गया, एक y बचेगा, और निशान उस संख्या का जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है, 2y वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अब देखो 7 और 8 15, तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, -15 y की वैल्यू अपनी आ जाएगी। उसके बाद में देखो अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन के अंदर मैं मान रख देता हूं। ठीक है, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखो ये y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, 3x वैसा का वैसा, y की वैल्यू -15 इक्वल टू 7। तो 3x बराबर 7 तो पहले से था, -15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो कितना हो गया देखो, 3x बराबर कितना हो जाएगा 22, और x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 22/3। ठीक है, 22/3 यहाँ पर 22/3 जो है अपने यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम x और y के दोनों के मान जो है हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनों ने कैसा सीखा कि जब इक्वेशन को जोड़ने से अपना काम हो जाता था, और काम क्या है अपना एक वेरिएबल को यहाँ पर कटवाना। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों वेरिएबल को आपस में जोड़ देते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब जोड़ते थे तो एक हमारा कट जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आया तो अपने को पता चला कि जोड़ने से अपना काम नहीं हो रहा है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो तो इक्वेशन और ज्यादा अपनी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या किया, उस इक्वेशन को जोड़ने की जगह हमने यहाँ पर उसको घटा दिया। घटाने पे हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल जो है अपना कट जाता था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा, इससे भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा, वो देखते हैं हम। अब देखो अब क्या होगा, ना जोड़ने पर कटेगा ना घटाने पर कटेगा। अपने को इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं अब पैटर्न बता रहा हूँ वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वो पैटर्न क्या है,
3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है, और 5x प्लस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। अब बताओ अब कैसे ज्ञात करोगे इसको। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ना ये जोड़ने पर कटेगा ना ये घटाने पर कटेगा। जैसे मान लीजिए जोड़ते हैं तो x वाला x में जुड़ेगा तो 8x हो जाएगा, y वाला y में जुड़ेगा तो 8y हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना एक वेरिएबल जो है यहाँ पर नहीं कट रहा। अब सोचो अगर यहाँ पर जोड़ने की जगह घटा दिया जाता, ठीक है, जोड़ने की जगह घटा दिया जाता, अगर यहाँ पर हम घटाते तो देखो क्या होता है, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये 3x ये माइनस के 5x तो माइनस के 2x, ये 5y ये माइनस के 3y तो क्या हो जाता प्लस के 2y, और यहाँ पर अपना 5 आ जाता। अभी भी अपना एक वेरिएबल जो है यहाँ पर नहीं घटा है, नहीं घटा है। तो अब देखो इसका क्या तरीका रहेगा, कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अपना क्या काम है, पहले जोड़कर काम हो जाता था फिर घटाकर काम हो जाता था। अब जब इन दोनों ही तरीके से नहीं होगा तो काम अपने को करना पड़ेगा जबरदस्ती। कैसे करना पड़ेगा, देखो 3x 5y इनमें से कुछ भी जो है आपस में बराबर नहीं है तो इनको बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बराबर इनको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, x को कटवाना है, x को कटवाना है इसका मतलब ये 3x और ये 5x को दोनों को आपस में क्या बना दूं, दोनों को आपस में बराबर बना दूं। कैसे बना सकता हूं, अभी देखो यहां पर देखो ये है 5x, ये है 5, x को जिस संख्या को कटवाना है अपने को उसी संख्या पे ध्यान देना है, ठीक है। ये है 5x, ठीक है, x के साथ में क्या है 5 है तो इस इक्वेशन को 5 से गुणा, और यहां पर क्या है x के साथ में 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से गुणा। मतलब ये मैंने कैसे किया, जिस संख्या को आप कटवाना चाहते हो, मान लीजिए आपको ये x पसंद नहीं है, ठीक है, ये x जो है आपको पसंद नहीं है, ठीक है, अब इस x को क्या है हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इस x पे ध्यान देंगे कि इस इक्वेशन में 5 है x के साथ में तो इस इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, और इस इक्वेशन में 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, मतलब तिरछी गुणा होगी, इस 5 की इस इक्वेशन से गुणा, इस 3 की इस इक्वेशन से गुणा, ठीक है। अब देखो ये करने के बाद में अपने पास में इक्वेशन जो है वो नहीं बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, ये देखो उसके बाद में इक्वेशन कैसे बनेगी, इस पूरी इक्वेशन में 5 की गुणा, तो देखो 5 की गुणा करेंगे तो 15x प्लस 5 की गुणा करेंगे तो 5 में 25y, 5 की गुणा करेंगे तो 75, 15 5 75। उसके बाद में ये देखो 3 की गुणा करनी है पूरी इक्वेशन में तो 15x, ठीक है, प्लस 3 की गुणा करनी है 3 3 9y, और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को 15x और 15x बन रहे हैं, डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे, लेकिन अगर इक्वेशन को घटा देते हैं तो अपना एक वेरिएबल जो है यहाँ पर कट जाएगा। तो देखो ये प्लस था माइनस कर दो, प्लस था माइनस कर दो, प्लस था माइनस कर दो, तो ये 15x आपस में घट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो 25y माइनस 9y, और यहाँ पर देखो 75 माइनस 30। उसके बाद में देखो 25y में से 9y जब घटेंगे तो कितना बचेगा 16y, और ये घटेंगे तो बच जाएगा 45, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/16, ये अपने y की वैल्यू आ जाएगी। देखो तरीका क्या है, जब इजी वे में हो रहा तो डायरेक्ट कर दिया, अब जब ऐसा लगे कि जोड़ने और घटाने से काम नहीं हो रहा तो अपने को क्या करना है गुणा करना पड़ेगा। और वो गुणा कैसे होगी, जिस संख्या को आप कटवाना चाहते हो, ठीक है, x को जैसे हम कटवाना चाहते हैं, ठीक है, x की वैल्यू कटवाना चाहते हैं तो देखो x के ऊपर ध्यान दो, x के साथ में कौन है 5, तो दूसरी वाली समीकरण को 5 से गुणा, मतलब इस पे ध्यान दे रहे हैं तो दूसरी वाली समीकरण से 5 से गुणा, अब उस पे ध्यान दे रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम गुणा करेंगे पूरी समीकरण को करना है, ऐसा नहीं कि खाली x को करना है, पूरी इक्वेशन को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आने के बाद में हमें पता है कि अगर 15x और 15x को अगर हम घटा देंगे तो ये जो है यहाँ पर x कट जाएगा और एक वेरिएबल अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में रख दें, चाहे इन दोनों इक्वेशन में रख दें, आपका जो है
x की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इसमें रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। तो ये दो जो इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, ना तो जोड़ने से हमारा काम हो रहा है, ना ही घटाने से हमारा काम हो रहा है। और हमारा काम क्या है, हमारा जो काम है वो है या तो x को कटवा दो या फिर y को कटवा दो। नहीं कट रहा, इजी वे में काम नहीं होता, तो फिर उनको मजबूर करके वो काम करवाना पड़ता है। अब कैसे करवाएंगे, देखो अपने को करना है, जैसे मान लो मैं x को कटवाना चाहता हूँ, ठीक है, x को मैं कटवाना चाहता हूँ, तो x के ऊपर ध्यान दो, साथ में 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो। इस x पे ध्यान दो, साथ में 7 है तो इस इक्वेशन को 7 से गुणा कर दो। अब अपनी नई इक्वेशन आ जाएगी, देखो कैसे आएगी, 7 दूनी 14x और 8 दूनी 16y बराबर 30। उसके बाद में देखो 7 दूनी 14x प्लस 7 ये 21y बराबर 70। कैसे है, देखो 7 की गुणा हो रही है, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। अब देखो, अब ये इक्वेशन तो आप हल करना सीख चुके हो कि जब सेम आ जाते हैं आपके पास में तो आप कैसे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे। जैसे ही हम घटाएंगे तो सबके निशान चेंज, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 14x, ये माइनस का 14x, तो दोनों घट जाएंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद में देखो ये है 16y माइनस 21y बराबर, देखो ये है 30, ये है माइनस का 70। अब देखो ये देखो 16 और 21, जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है तो हमेशा ही हम क्या करते हैं, हमेशा ही हम घटाव करते हैं। घटाव करेंगे तो बचेंगे 5y। अब देखो निशान उस संख्या का, जो संख्या का डिजिट बड़ा है, जिस संख्या का डिजिट बड़ा है, देखो 16 बड़ा है, 21 बड़ा, 21 बड़ा, तो 21 का माइनस का निशान, यहाँ पर माइनस का निशान लग जाए, इक्वल टू ये देखो 30 और 70, एक प्लस का और एक माइनस का। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो हमेशा ही डिजिट जो होते हैं हमेशा ही घट जाते हैं, तो बचेगा 40। अब निशान उस संख्या का जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 70, 70 का निशान नेगेटिव, तो नेगेटिव, देखो नेगेटिव से नेगेटिव गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40 बट्टा में 5, तो कितना आ जाएगा 8। ये देखो अपनी वैल्यू जो है y की यहाँ पर निकल चुकी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में मान रख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, अब y की वैल्यू रखेंगे तो 2x वैसा का वैसा और y की वैल्यू 3 इंटू 8 इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2x बराबर 24, ठीक है। अब देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये 24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब देखो 2x बराबर ये है हमारा 10, ये है 24, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो हमेशा ही हम क्या करते हैं, डिजिट को आपस में घटा देते हैं। तो 24 में से 10 गया, बचेगा 14। अब देखो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, और निशान कौन सा आएगा, जिस संख्या, जो संख्या हमारी बड़ी है उसी संख्या का निशान आएगा, तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन नेगेटिव। अब देखो x बराबर माइनस के 14 बट्टा में 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7। तो कैसे निकाला है, देखो x और y की हमारी दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक लास्ट एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो एक और ले लेते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ पर है माइनस का 7x माइनस का 11y, यहाँ पर है 17, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने कोई इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब पहला चांस करेंगे कि जोड़ने से काम बन जाए, नहीं बनेगा, घटाने से काम बन जाए, नहीं बनेगा, तो फिर अब जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करवाएंगे,
देखो x को कटवाना है, लेट अस सपोज मुझे x को कटवाना है, ठीक है। तो x के साथ में क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा किसकी कर दूंगा, इसकी कर दूंगा 2 से गुणा। अब मुझे क्या है, x का देखना है, x की 7 है, यहाँ पर x के साथ में क्या है 7 है, तो इस इक्वेशन को मैं 7 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव अपने को साथ में नहीं लेना है, खाली कोफिशिएंट पर, खाली गुणांक पर अपने को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप करते हैं पूरी इक्वेशन में गुणा, 7 दूनी 14x प्लस 7 तिया 21y, 11 7 77। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई, माइनस के 14x माइनस के 22y, यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन तक अपने क्या करते थे, अपने को एक 14x यहाँ पर माइनस 14x, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि ये 14 और ये 14 सेम था, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते थे, लेकिन इस बार हमें माइनस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर प्लस का 14x, यहाँ पर माइनस का 14x, तो दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। अब ये अपने को डिसाइड करना है कि जोड़ना है या घटाना है, वो अपने कॉमन सेंस से कि किस तरीके से जो है एक इक्वेशन जो है अपनी कट सकती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो 14 14 तो 28 हो जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में अपना x नहीं कटेगा। x कैसे कटेगा, जब मैं 14x और माइनस 14x दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे ही हम जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर निशान चेंज नहीं करें तो अपना ये और ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर देखो 21y माइनस 22y, और यहाँ पर देखो 77, और यहाँ पर अपना क्या है 34 है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये है 21y, ये है 22y, एक प्लस का और एक माइनस का। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। अब निशान उसका आएगा जो संख्या अपनी बड़ी है, तो देखो 22 बड़ी है, 22 का निशान माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का। उसके बाद में देखो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 111, 111 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 111। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे, ठीक है, इनके अंदर रख देंगे बिना गुणा किए, ठीक है। ये गुणा नहीं करनी, बिना गुणा करे हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है y की वैल्यू के बाद में x की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आज का फाइनल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे अपने को अभी तक 2 इक्वेशन दी जाती थी, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन अपने को जब दी जाती थी तो अब अपने को ज्ञात करना होगा कि जब ये दोनों समीकरण हमें दी जाती है तो हमें उस समीकरण की प्रकृति ज्ञात करनी है। और प्रकृति क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि ये जो दोनों समीकरण है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को आपस में शो करती है, दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन को शो करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, जब अपने को दिया जाएगा कि समीकरण की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है, तो अपने को x और y की वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अपने को क्या करना होगा, अपने को क्या देखना है, जब ऐसे इक्वेशन हम देखते हैं तो अपने को x y को, जो x का कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2, y का कोफिशिएंट b1 और b2, c1 और c2, इनको अपने को देखना है, ठीक है, इनको अपने को देखना है, ठीक है। मतलब देखो a1 और a2, a1 और a2, b1 और b2, b1 और b2, c1 और c2, अगर ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब अगर ये सारे आपस में जब इक्वल हो जाएंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है, अनंत हल। अब ये अनंत हल क्यों होंगे उस पर हमें नहीं जाना है, अपने को तो सिर्फ इतना ध्यान देना है, ये अपने को याद करना है कि इसमें क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे और संपाती रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखाएं, ठीक है। देखो अनंत हल क्यों होंगे उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इसमें क्या होता है, देखो अनंत हल आते हैं अपने, अनंत हल। और जो संपाती रेखाएं, संपाती का मतलब क्या होता है, देखो एक रेखा के ऊपर एक, मतलब देखो ये है पहली रेखा, ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली रेखा की समीकरण है। दूसरी रेखा के समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ही बराबर है,
मतलब A1 और A2 दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बनेगी, ठीक है। संपाति का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर एक दूसरे के ऊपर बन रही है तो इसका मतलब वो कितने पॉइंट पर काटेगी। देखो एक दूसरे के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, कितने पॉइंट पर काटेगी, यहाँ पे भी सब जगह यहाँ पर आपस में काटेगी। तो कितनी जगह काटेगी ये अनंत हल होंगे, अनंत जगह पर काटेगी, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। देखो सारे के सारे बराबर है, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर बनेगी, और एक दूसरे पर बनने का मतलब वो कितनी जगह काटेगी, अनंत जगह काटेगी। तो उसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। मान लीजिए ये वाली समीकरण है, मतलब कि A1x प्लस B1y प्लस C1 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। मतलब ये वाली रेखा हो गई, और ये वाली रेखा हो जाएगी। तो जब सारे ही नॉट इक्वल टू आते हैं तो अपना अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और कितनी जगह पर काटेगी, देखो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक इंसान ऐसा है जिसके जैसा कोई नहीं है। मतलब एक इंसान है, इसका मतलब एक जगह काटेगी। भाई अद्वितीय हल है, इसका मतलब एक जगह काटेगी, एक जगह काटेगी, ठीक है, एक जगह काटेगी, ठीक है। अब ये क्या करना है अपने को, ये अपने को याद करना है, ठीक है, ये अपने को याद करना पड़ेगा। देखो जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है, ये सारे ही नॉट इक्वल टू हो जाते हैं। नॉट इक्वल टू है मतलब कि वो एक जगह काटेगी, ठीक है, एक जगह काटेगी। अब एक जगह काटेगी मतलब अद्वितीय हल हो जाएगा उसका। कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे के सारे बराबर है, सारे के सारे बराबर है मतलब रेखा उसी के ऊपर बनेगी, और उसी के ऊपर बनने को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा बनेगी, इसका मतलब वो कैसी रेखाएं हो जाएगी, वो संपाती रेखा हो जाएगी। अब सभी रेखाएं एक के ऊपर एक बनेगी तो कितने बिंदु पर काटेगी, अनंत बिंदुओं पर काटेगी, मतलब अनंत हल हो जाएंगे। उसके अंदर कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हमारे हो जाएंगे। उसके बाद में देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में A1 और A2 ये तो आपस में बराबर है ही, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं। देखो कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं, ये कैसे हो गए, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह काट रही है तो एक हल हो गया, अनंत जगह पर काट रही है तो अनंत हल हो गए। अब ये देखो कोई हल नहीं, मतलब आपस में दोनों नहीं काट रही, आपस में दोनों नहीं काट रही, इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। क्योंकि आपस में नहीं काटने का मतलब क्या होता है, वो रेखाएं आपस में अगर समांतर होगी तभी वो आपस में कभी नहीं काटेगी। तो ये अपने को थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद करने वाला ये थोड़ा सा यहाँ पर अपना टॉपिक है। लेकिन पेपर के अंदर अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y प्लस 2x इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये देखो अपना A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को अपने को देखना है, ठीक है। देखो A1 का मतलब होता है जो x का कोफिशिएंट है, तो ये है x का कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो B1/B2 मतलब B1 होता है अपना y का कोफिशिएंट, ठीक है, y का कोफिशिएंट ये कितना है, 3 है। और ये है अपना y का कोफिशिएंट, तो ये भी अपना कितना है, 3 है, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पर C1 कितना है, 5 है, और C2 अपना क्या है, 5 है। अब देखो इनके बीच में आप क्या निशान लगाओगे, ये है देखो 2 एकम 2 1, 3 एकम 3 1, और ये 5, तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। और अनंत हल हैं इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर एक लाइन खींची जाएगी, मतलब संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं बनेगी। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, देखो
ठीक है, अब अपने को निकालना है रेखाओं की प्रकृति निकालनी। ठीक है, रेखाओं की जब भी प्रकृति निकालनी होती है तो हम ध्यान किस पे देते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 पे। अब A1 अपना क्या होता है, A1 होता है x का कोफिशिएंट तो 7, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 14। यहाँ पर देखो B1 देखते हैं, B1 का मतलब हो गया यहाँ पर 14 और यहाँ पर अपना 28। उसके बाद में देखो यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है अपना 42। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 1/2। तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। और जब भी इक्वल का साइन लगता है इसका मतलब ये क्या है, अनंत हल है। अनंत हल और संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। बस कंडीशन क्या है, ये जो टेबल आपको बताइए, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये जो टेबल है हमारी, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो नेक्स्ट 2x + 3y = 5 और यहां पर 7x + 5y - 8 = 0। अब देखो, अब यहां पर अपना क्या है, अपने को जब c जो होगा हमारा, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो वो बराबर के इस साइड रखेंगे या बराबर के इस साइड रखेंगे। अगर जैसे बराबर के यहां पर रखना है तो इसको भी हम इस साइड में लेकर जाएंगे। देखो 7x + 5y बराबर में अपना क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो या तो 5 को भी इधर ले जाओ क्योंकि ये 8 जो है वो इधर है, या फिर 5 इधर है तो 8 को भी इधर ले जाओ। मतलब एक साइड अपने को रखना है। कांस्टेंट को या तो बराबर के लेफ्ट में रखेंगे या फिर बराबर के राइट में रखेंगे, और दोनों ही इक्वेशन में राइट में रहना चाहिए या फिर दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट में रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक इस साइड में दिया गया है, एक इस साइड में दिया गया है, तो दोनों को हमें एक साइड में यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। अब देखो ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये है अपनी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको अपने को एक बार छोड़ना पड़ेगा। अब देखो अपने को ध्यान किस पे देना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पे अपने को ध्यान देना है। अब A1 अपना क्या है, जो x का कोफिशिएंट गुणांक होता है। ठीक है, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 7, तो 7 रखेंगे। उसके बाद में B1 देखो इसका कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 5। उसके बाद में देखो C1 देखना है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर अपना है 8। ये आपस में देखो क्या है, नॉट इक्वल है। क्या ये इक्वल है, नहीं ये नॉट इक्वल है। और जब भी नॉट इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब, अद्वितीय हल का मतलब एक जगह काटेगी। ठीक है, एक जगह काटेगी। ठीक है, ये इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को करना है। देखो आज की क्लास के अंदर अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया है और थियोरेटिकल पार्ट हम इसके अंदर कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, और जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक कवर किए हैं उन सभी क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हमें लागू करना है वो भी हम सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आज की क्लास का बहुत ही ज्यादा आपको क्लियरिफिकेशन होने वाला है। तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।